चलिए, मैं सोनू कुमार, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने आप लोगों से वादा किया था कि 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं 10th क्लास के एग्जाम देने वाले थे, उन सभी के लिए जो है कि VVI क्वेश्चन हम देने वाले थे। उसमें से हमने 2 पार्ट्स बनाए थे, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आपको हम बता दें कि ये आपको जो दो अथी में होता है एग्जाम, बोल सकते कि 2 सीटिंग में जो एग्जाम होता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग के लिए हम दोनों के लिए जो है कि इसमें क्वेश्चन को गैस किए हैं। और आपको बता दें कि इससे आपको ज्यादा आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। मेरा वादा है, आपसे गारंटी हम लेते हैं कि आपको यही एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। हम आपको जो है कि एकदम आप मिला लीजिएगा किसी और नोट्स के साथ, और मेरा नोट्स सोनू कुमार का नोट्स और दूसरे नोट से आप कॉपी मिलाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मेरा नोट से ही टोटल क्वेश्चन आएगा। हमने सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का हमने करवा रहा हूं। हम जस्ट आपको वीडियो इसमें के बाद में हम और सब्जेक्टिव के लेकर आया हूं, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव भी आपको देने जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच अपलोड किया जाएगा। आप बढ़िया से आप देखिए, और जो भी छात्र देंगे वो सब इसको पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, और जो VVI क्वेश्चन है ये सारा चलिए हम उस क्वेश्चन की ओर आते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपके साथ चल रहा था, और उस पॉलिटिकल साइंस को मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूं। मेरे वीडियो बहुत दिन से नहीं जा रहा था, रुक गया था। हम बहुत जो है कि कुछ काम में बिजी थे, जिसके वजह से हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। चलिए फिर से आपकी शुरुआत की, फिर से आपके सामने जा रहा है वीडियो, और चलिए शुरू करते हैं। आप जब तक आपको हम पर भरोसा नहीं होगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए भरोसे के साथ आप पढ़िए, तभी आपको क्या होगा, आपसे एग्जाम में जाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन था। आप बोलिएगा कि सर जी सही में बोलते थे। चलिए शुरू करते हैं, और हम एक नई क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन आज है कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि यहां पर सच्चाई है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के काले पक्षों को दर्शाने वाले उदाहरणों की कमी नहीं है। यह काला पक्ष बहुत सारा है। भविष्य में हमारी भारतीय लोकतंत्र बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है। ये बहुत ज्यादा जो है कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है इसका। कहते आजादी के पश्चात विभाग 60 वर्षों के इतिहास में भ्रष्टाचार में ईबे राजनीतिक और लोकतांत्रिक संविधान के मूल उद्देश्यों को विनष्ट करने वालों की किस्मों की कमी नहीं है। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद हमारा लोकतंत्र पश्चिम के लोकतंत्र से नायाब है, जो नियंत्रण, विकास एवं परिवर्तन की ओर है। परिवर्तन की ओर उन्मुख है। हमारी लोकतंत्र जो है कि दुनिया के लोकतंत्र, जब देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और सबके लोकतंत्र में कुछ न कुछ चेंजिंग आया। पाकिस्तान में संविधान बना, वहां पर कई बार संविधान खत्म हुआ, फिर बना, फिर खत्म हुआ, कितना बार चेंजिंग हुआ। लेकिन हमारे देश में 1947 में आजादी मिलने के बावजूद 1950 में संविधान लागू हुआ, आज तक वो संविधान में चलता आ रहा है। लेकिन बता दें कि इस संविधान में बहुत सारी चेंजिंग हुआ है। कहते इसमें बहुत सारी जो है कि
संशोधन किया गया है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार तो है, और राजनीतिक और लोकतांत्रिक संविधान के मूल उद्देश्यों को विनष्ट करने वालों किस्मों की भारत में कमी नहीं है। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद हमारा लोकतंत्र पश्चिम के लोकतंत्रों से अच्छा है, पश्चिम के लोकतंत्रों से अच्छा है, अर्थात पाकिस्तान के लोकतंत्रों से हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर सवाल है। कहता है लोकतंत्र, कहता है कि लेकिन असमानता, लैंगिक असमानता, यहां पर होगा लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? कहते लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों जो असमान पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है, उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। जैसे कि किसी, अगर देखते हैं आप लोग बच्चों को, यह असमानता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि राजनीतिक असमानता में होता है क्या? लैंगिक असमानता में होता है कि जन्म तो हुआ है लेकिन किसी को, या तो फिर आपको बता दें कि ये आपको महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। बच्चों को, जो लड़का है उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जबकि लड़कियों को अच्छा स्कूल में नहीं भेजा जाता, सरकारी में भेजे, जैसे तैसे पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि इसमें आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है। ऐसा नहीं है कि खाली दिमागी रूप से होता है, कुछ बच्चे दिमागी रूप से भी कमजोर होता है, कोई विकलांग रूप से हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उसके रुपया पैसा मतलब आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है, और राजनीतिक रूप में मतलब कि उससे ज्यादा राजनीतिक उससे किया जाता है, और अन्य क्षेत्रों में उसको जानते हैं सताया जाता है। इसी को कहते हैं लैंगिक असमानता। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है समाज में, उसी को लैंगिक असमानता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगली क्वेश्चन है आपका कि भारत में, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया? भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? क्योंकि इसमें जानते हैं कि अगर बहुदलीय प्रणाली नहीं रहता हमारे देश में तो एक ही दल का वर्चस्व ज्यादा रहता। लोग यहाँ पर एक ही दल का ज्यादा से ज्यादा, वहां पर क्या होता है कि एक दल का ज्यादा वर्चस्व, तू तो चाहेगा जैसे मन होगा जैसे ही, तो तानाशाही सरकार आ जाएगा, जिसके वजह से क्षेत्रीय पार्टियों का भी यहाँ हकदार होता है। जैसे कि केंद्र में बीजेपी सरकार होता है, राज्य में हमारी नीतीश सरकार है, आरजेडी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जदयू है, क्षेत्रीय पार्टी है, रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोजप्पा की, ये सब पार्टियां है आपकी, बहुत सारी वीआईपी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इस तरह से जो है कि हमारी जो है कि छोटी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर समान सम्मान मिलने एवं अल्पसंख्यक वर्ग का शासन में हिस्सेदारी मिलने के लिए भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाया गया है। कहते हैं इन सब को, छोटी दलों जितने भी है, इन सब को राष्ट्रीय पार्टी इसको बहुत ज्यादा सम्मान देता है, क्योंकि छोटी पार्टियों को अब जो कम सीट आता है वो छोटी पार्टियों के लिए जाता है, वहां पर केंद्र में जाते हैं, वो बैठते हैं, तो उन सभी को जो कम पार्टी कम वजह से सरकार हो सकता है गिर जाए। जैसे अभी नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार जो चल रहा है बिहार में, अभी वर्तमान में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो केंद्र में किसी को सत्ता नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दिए कि वहां पर
गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसमें से बीजेपी के 240 जबकि 273 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो गठबंधन किया हुआ है। तो इस तरह से जो है कि सत्ता में गठबंधन करके शामिल हुआ है। इसके वजह से ही राष्ट्रीय मतलब कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय पार्टी है और इसके लिए अपनाया गया, इसको सम्मान दिया जाता है। और इस व्यवस्था में एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां होती है, बहुत सारी पार्टियां होती है और मिलकर सरकार चलाती है। इससे सभी वर्गों के हितों की कल्याण की बात होती है। चलिए, ये कल्याण की बात होता है, जितने भी वर्ग है या छोटी जाति सबके मतलब लोकतंत्र में सबको बराबर का हिस्सा मिलता है, जिसके वजह से बहुदलीय प्रणाली को अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? कहते लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं होता है। अगर आपको बता दें किसी एक हाथ में अगर सत्ता रहेगा तो विकास का कार्य हमेशा रुक जाता है। विकास का कार्य रुक जाने से ही जो है कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है कि अर्थ यही होता है कि एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर कि विकास का कार्य नहीं हो सकता है और लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम एक ही को आदमी पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ जो है कि सिर्फ प्रधानमंत्री रहता तो लोकल स्तर पर विकास का काम नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा आता, वो पैसा भेजता लेकिन बीचे में कुल खा जाता है, जिसके वजह से सत्ता में विकेंद्रीकरण मतलब सबको बांटा गया है, अलग अलग जो है कि जितने भी शक्ति है सबको दिया गया है। मतलब कि यहाँ मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक का सत्ता में दिया गया है पावर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहला काम है कि ग्राम पंचायत के दो कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य है कि पंचायत के क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट को तैयार करना है। जैसे देश के विकास के लिए अभी वित्त मंत्री जो इसका तैयार किया जाता है, जो है इसका बजट तैयार किया, उसी प्रकार से इसमें वार्षिक बजट तैयार करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना और प्राकृतिक संकट में सहायता करना और आवश्यक आंकड़े रखना है। जो भी आंकड़ा है सबको आपको रखना पड़ता है। और दूसरा है कृषि, बागवानी, बंजर भूमि एवं चारागाह का विकास करना। ये सब काम करना है। ग्राम पंचायत के दो कार्य है जो मुखिया के द्वारा करवाया जाता है। ये सारा काम ग्राम पंचायत का है। आप लोगों को भी पंचायत में ये सब काम जरूरी है, करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए ये आ गया इकोनॉमिक्स, यहां से आ गया इकोनॉमिक्स, यहां से आ गया इकोनॉमिक्स। बाबू आप लोग समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स शुरू हो गया, पॉलिटिकल साइंस लगता है ये पॉलिटिकल साइंस यहां से समाप्त हो गया। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स की ओर। आपको इकोनॉमिक्स को भी बढ़िया से देखना है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ा दिया पॉलिटिकल साइंस, अब हम इकोनॉमिक्स की ओर चलते हैं। कहते अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस संवैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से होता है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था में वे सभी संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी देश का आर्थिक जीवन संचालित होता है। इस व्यवस्था का संबंध समाज की आर्थिक क्रियाओं के संगठन से है, यानी
इसका तात्पर्य उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की प्रचलित प्रणाली से है। ये सारी काम किया जाता है। अर्थव्यवस्था के हम इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से किसी भी काम को करने से जो रुपया पैसा का इनकम किया जाता है, ये सारी व्यवस्था हम अर्थव्यवस्था में करते हैं। देश को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज, पूंजी की जरूरत पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ता है। ये सारी चीज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं संवैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से होता है, कहते जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं, कोई भी काम करने के लिए यानी जिससे इनकम होता है का संचालन किया जाता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था में हुए सभी संस्थाएं आती है जिसके द्वारा किसी देश का आर्थिक जीवन संचालित होता है। कहते इस व्यवस्था का संबंध समाज की आर्थिक क्रियाओं की संगठन से है, यानी इसका तात्पर्य उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की प्रचलित प्रणाली होता है। ये रहा आपका, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या हुआ भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है? कहते प्रति व्यक्ति आय क्या है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की धारणा का साधारणता आर्थिक लेखा एवं विवेचनाओं में प्रयोग किया जाता है। कहते वास्तव में यह चारणा देश के रहन सहन के स्तर में हुए परिवर्तनों का सूचकांक यहां पर होना चाहिए, सूचकांक होती है। इस धारणा का उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के माध्यम से आर्थिक प्रगति में हुई परिवर्तनों को मापना होता है। किसी देश को कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय उस देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का आकार। सबसे पहली बात है कि प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना है, प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको ना लिखते हुए अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो इसको अगर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। आपको ना लिखते हुए बस इतना फॉर्मूला लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय, मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का आकार, ये आप लिख दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना लिख दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बाबू, हमने आपको बताया कि मतलब कि ये आपकी बता दें कि ये आपकी बटा में है। ठीक है बाबू, ये बटा में है, इतना आप लिख दीजिएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? संक्षेप में बताइए। कहते उपभोक्ता, बाजार से हम अगर कोई वस्तु को लाते हैं, अगर कुछ खरीद को लाते हैं तो हम ही तो उपभोक्ता है। अगर हम वस्तु को लाकर आप उसका प्रयोग कर लेते हैं, खा जाते हैं, तो वही तो हम ही तो अब उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु को लाकर प्रयोग कर लेता है वही तो उपभोक्ता कहलाता है। चलिए हम इसमें आपको बता दें कि कहते हैं कि उपभोक्ता बाजार का यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हम भी बहुत बड़ा अंग है, जो बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का कहते हैं जो उपलब्ध वस्तुओं का अपने है, अर्थात अर्थव्यवस्था हित में उपयोग करता है। अपने है और अर्थव्यवस्था
अर्थात अर्थव्यवस्था हित में उपयोग करता है या किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायक अंग होता है। कहते अंग होता है को गतिशील बनाने में या सहायता प्रदान करता है। कहते अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। उपभोक्ता जो बाजार में जो व्यक्ति खरीदता है कोई वस्तु को खरीदता है उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन से साधन है, उदाहरण दे दीजिए। हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के निम्नलिखित साधन है। सबसे पहला साधन है भूमि। जब तक भूमि नहीं रहेगा तब तक उस पर किसी पर भी आप नहीं लगा सकते हैं उत्पादन करने वाला, कोई भी फैक्ट्री नहीं डाल सकते। दूसरी है पूंजी। दूसरी क्या है, पूंजी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी आई है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो तीसरी है श्रम, चौथी है संगठन और पांचवा है साहस, यानी कि आपकी हिम्मत। जब आप कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आप में हिम्मत होना चाहिए वो काम को करने के लिए। जैसे हमको यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पहले हमारे पास उसकी क्षमता होना चाहिए कि हम कैमरा के सामने बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, साहस होना चाहिए। बहुत सारा जो है कि आपको बता दें कि पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा विद्वान है, लेकिन वो बच्चों के सामने बोल ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते हैं। आपको एक विद्वान मिलेंगे लेकिन आपको समझा ही नहीं पाएंगे, तो उससे फायदा क्या है? उसमें हिम्मत में साहस नहीं है, काम करने की साहस नहीं है। तो ये हम बताए उद्यमिता, कहते इन साधनों द्वारा ही उत्पादन प्रक्रिया चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए आ गया 42 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, 42 नंबर, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन VVI लगा लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन VVI है, आप इसको पूछेगा। ठीक है बाबू, कहते सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में सहकारिता कहलाता है। कहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि संगठन जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जुलकर स्वेच्छापूर्वक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं उसी को सहकारिता कहते हैं। कहते हैं कोई भी काम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर अगर काम करते हैं तो उसी को कहते हैं सहकारिता। अगर कोई भी फैक्ट्री, आपको किसी भी मशीन किया तो कोई भी काम स्टार्ट किए हैं अपने दोस्त के साथ स्टार्ट किए हैं तो उसी काम को क्या कहते हैं? सहकारिता। आप इसको याद रखिएगा बाबू, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अगला है क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? चलिए ये क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना। कहते दुनिया के अनेक अर्थव्यवस्थाओं से सामंजस्य क्या करना? स्थापित करना ही उसे और वैश्वीकरण कहते हैं। उन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। कहते मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। फ्री व्यापार, यानी कि कहीं भी आप दुनिया में व्यापार करते हैं तो मुक्त व्यापार होना चाहिए, इसी को कहते हैं इसका आधार है। कहते इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हमारे देश में कोई अगर बेचने आता है तो उसमें भी कोई
प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, बेचने जाएं तो कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के युग्मन अथवा एकीकरण से उत्पादन के साधनों का इस प्रकार आवंटन होता है जिससे उत्पादन और कुशलता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस तरह से जो वैश्वीकरण, ये आपको परीक्षा में ये फर्स्ट सिटिंग में, ये सेकेंड सिटिंग में पूछेगा नूनू, ये सेकेंड सिटिंग में पूछेगा, आप इसको गौर करिएगा। ये लंबे क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, आप गौर करिए, ये बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछेगा। कहेगा सर जी सेकेंड सिटिंग में पूछता है, आप कैसे बता सकते हैं कि सेकेंड सिटिंग में पूछता है? ये मान लो कि सोनू सर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन के हम सेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको ये रहेगा तो रहेगा। ये हमारी अनुभव है पूरी, आपको यहाँ पर हम कंप्लीट है जो कि हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण क्या है? कहते उदारीकरण जो है कि का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों और जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। कहते हैं छोटे छोटे जो भी पूंजीपति, जो छोटे छोटे आदमी है, जितने भी छोटे छोटे रोजगार वाला जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री लगेले हैं, लघु उद्योग है, उद्यमी है, उन सभी पर जो लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको हटा दीजिएगा। आप उसमें उदारता अपनाइएगा तो जो है कि वो विकसित हो पाएगा। जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आपकी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पाएगा। वो छोटे छोटे उद्यमियों ही ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? ये भी आपको VVI लगा लीजिए नूनू। कहते आय वर्ष भर में किसी व्यक्ति के या देश द्वारा अर्जित आय की कुल मात्रा को ही आय कहते हैं। कुल मात्रा को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। इसी को हम आय कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन के रूप में था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वयं सहायता, कहते हैं स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? कहते स्वयं सहायता समूह जो है कि स्वयं सहायता समूह में प्रायः महिलाओं का जो है कि 15 से 20 सदस्यीय औपचारिक समूह होता है जो अपनी आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करता है, फिर बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक और जरूरतों को पूरा करती है। इनके द्वारा विकास की गतिविधियों की चलाई जाती है। गांवों के विकास का कार्य एवं महिला सशक्तिकरण इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यही है स्वयं सहायता। जैसे कि अभी वर्तमान में जीविका जो चल रहा है, जीविका को जो नाम आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है? सदस्य होता है, सब मिलके होता है, सदस्य होता है, एक पैसा जमा करता है, जितना भी महीना में 10-10 रुपया जमा किया, मान के चलो 30 सदस्य है, 30 रुपया जमा हुआ न, महीना में 30 रुपया जमा करना। एक मरते जाए कि अगर किसी को जरूरत पड़ गया तो इसी से पैसा को मोटा रकम उठा के इसको दे दिया। 20,000 जरूरत पड़ा, 20,000 दे दिया, इसी पर सूद चलेगा, यानी कि 1% पर सूद चलेगा, 1% सूद चलेगा। तो इससे क्या होता है? स्वयं सहायता मतलब कि अपने आप में ही डेवलपमेंट हो जाता है, सहायता मिल जाता है। कोई काम को चालू करने के लिए एक मोटा रकम मिल जाता है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता हम इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साख। साख का मतलब होता है विश्वास। अगर हमारे पे विश्वास है तभी आप जो है कि इस वीडियो को देख रहे होंगे। कहते साख का मतलब होता है विश्वास। कहते विश्वास जब तक नहीं होगा तो तब तक आपको कोई भी पैसा नहीं दे पाएगा। बैंक आपको पैसा क्यों देगा? आपका विश्वास रहेगा तभी नहीं देगा, या तो आपको कुछ उसमें गिरवी रखना पड़ेगा।
तभी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा आपको देगा, मतलब बैंक आपको पैसा देगा, ऐसे पैसा नहीं देता है। आपको बता दे जीवन में कभी LIC नहीं करवाना बाबू, क्योंकि आपका प्रोसेस, इसका एक वीडियो अगर बनाएंगे, एक वीडियो हम LIC का मतलब कि LIC जो भी करवाएगा वो बेवकूफ कहलाएगा। हम कह देते हैं इकोनॉमिक्स अगर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से क्लास में जो करके, तो आप कभी भी जीवन में आप LIC नहीं करवाइएगा। हमारी जीवन में कोई भी, ना तो दादा ना तो पिता से ही कोई नहीं LIC करवाए हैं। आपको उसको कैलकुलेशन अगर निकालिएगा तो आपका पैसा ही नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए LIC आपको नहीं करवाना। अगर मान के चलिए कि 2005 ईस्वी में अगर मान के चलिए 5 रुपया आप जमा करते होंगे, ठीक है। अगर 5 रुपया अगर जमा करते होंगे तो अगर आज जाके अगर वही 5 रुपया जमा करिए, टोटल 10,000 मिले आपको, टोटल जमा करना है 1,000, और यही 1,000 आपको टोटल अभी 10,000 मिलेगा, मान के चलिए 10,000 मिलेगा। तो इस जो 5 रुपया के जो 2005 में जो ये 5 रुपया का जो वैल्यू था, आपको अनुमान है कि कितना वैल्यू था? आपको पता है कि 2005 में, इससे आपको बता दें कि 2005 में इससे आप मेला घूम के चलाइएगा तब वो पैसा बच जाता था। लेकिन आज जो है कि 5,000 की 1,000 ले जाइएगा तो नहीं पैसा बचेगा। उसकी पैसा के वैल्यू, आज की पैसा के वैल्यू को अनुमान लगाइए कि कितना पैसा जो है कि आपने 1,000 जमा किया और यहां मिला है कितना, 10,000 मिला है। उस पैसा को कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए आपको पता है कि इसको मत अथी करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते साख का मतलब होता है विश्वास। कहते साख का सही अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, परंतु अर्थव्यवस्था में इसका महत्व बहुत ही व्यापक हो जाता है। साख का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या संस्था को दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा ऋण का दिया जाना तथा बदले में एक निश्चित समय के अंदर उसे भुगतान किया जाना। जैसे कि लोन लेते हैं तो एक निश्चित समय दिया जाता है, उस निश्चित समय के अंदर ही आपको पैसा को क्या करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। कहते प्रो नीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। पर वस्तुतः साख का आधार ऋणी पर विश्वास होता है। कहते जब तक आपको विश्वास आप पर नहीं होगा, जो व्यक्ति ऋण लेता है उस पर जब तक देने वाला को विश्वास नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? ये भी आपको VVI लगा लीजिए क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते बहुराष्ट्रीय कंपनियों वैसी कंपनी को कहा जाता है जो अपने उत्पादन नियंत्रण व उसका स्वामित्व विश्व के कई देशों में रखती है। अपनी कंपनी कई देशों में अगर फैलल है और कंपनियां अपनी उत्पादन लागत में कमी करती है, जैसे कि आपको उत्पादन लागत में कम कीमत पर बेचता है और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन करने के लिए अपने संयंत्र स्थापित करती है जहां उन्हें संसाधन की पूर्ति हो सके। जैसे कि बता दें, जैसे कि मोबाइल, इन्फोसिस, कोको कोला, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो आपको यही आपको उत्तर देना है, ठीक है। यही है, ये आपको यहां पर होगा जैसे कि नोकिया मोबाइल होगा, नोकिया मोबाइल, ठीक है, ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है और 49 नंबर में कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली। कहते वस्तु विनिमय क्या है? कहते वस्तु के बदले में वस्तु देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। जानते हैं, मेरा घर में एक बार क्या हुआ, कुटुंब आ गया, ठीक है। जब कुटुंब आ गया
तो एगो बगल वाला घर में पड़ोसिया मेरा यहाँ सब्जी झर गया था, तो सब्जी झर गया था तो पड़ोसिया में सब्जी था बगल वाला घर में, तो बगल वाला घर में था न तो उससे मांग लिए कि ये बहन हमरा जो है कि सब्जियां दे दे। अब सब्जियां दे दे तो कहा कि हमार घर में पापा ने खेलखिन, तो कही होता है तो बोल तोरा एक काम करते ना, हम दूध दे दे हियो तोरा एक बदले में, दूधा दे दे हियो और तो हमरा सब्जी दे दे। तो क्या हुआ कि हमने उससे सब्जी लिया और हमने उसको क्या दिया, दूध दिया, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु दिया। तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। बहुत अच्छा, आपको समझ में आया होगा बच्चों। कहते वस्तु प्राचीन काल में प्रचलित प्रथा को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। कहते हैं इससे अदला बदली प्रणाली भी कहा जाता है। इसे अदला बदली वस्तुओं अथवा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु अथवा सेवा का दूसरी वस्तु अथवा सेवा के साथ सीधे विनिमय ही प्रणाली के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज जो है कि अपने वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में ही कुछ बात और बढ़ गया है। कहते हैं इसी में हम बता दें, वस्तु विनिमय प्रणाली में ही सबसे पहली बात है कि इसमें आपको बता दें कि इसी में कहते हैं शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें दूसरी भाषा में, अगर दूसरी शब्दों में कहें कि दूसरी शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु द्वारा होता है और विनिमय का कोई सर्वमान्य माध्यम नहीं होता है। आपको डायरेक्ट लिखना है, वस्तु के बदले में जो वस्तु प्राप्त किया जाता है उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए अगली क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कहते मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों के ही पास स्वामित्व होती है और तदनुरूप उत्पादन भी होता है। आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होता है, व्यवस्था के माध्यम पर होता है। कहते मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा चलाया गया और अपने द्वारा भी चलाया गया, पूंजीपतियों के द्वारा चलाया गया, दोनों व्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में बता दे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, मतलब छोटे छोटे लाभ कमाना, उपभोक्ताओं को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषता है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था के देखे लिए प्रमुख विशेषता है तो कितनी विशेषता है? तो तीन प्रमुख विशेषता आपको सामने आ जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख विशेषता है। चलिए इसमें हम तीन प्रमुख विशेषता पर हम देख लेते हैं। कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख विशेषता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। पहला है, एक है निजी स्वतंत्रता और तीसरा है कहते हैं आर्थिक नियोजन। ये छोटे प्रश्न के रूप में आ सकता है नूनू कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताओं को लिखे, तो आपको लिख दीजिएगा, ये तीनों आपके उत्तर हो जाएगा। आपकी क्लास
आज का यहीं तक रहा। मैं कल फिर आपको वीडियो आऊंगा और इसी तरह से 2-3 वीडियो और बनेगा, मैं खत्म कर दूंगा। आज की क्लास यहीं तक रोकता हूं। नेक्स्ट क्लास में कल चलूंगा, जिसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन और करेंगे। इसलिए आज का सेवा से विराम। जय हिंद, जय भारत।